दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाहों का जिक्र होता है तो सबसे पहले जर्मनी के पूर्व तानाशाह हिटलर का नाम सामने आता है। आखिर हिटलर जैसा क्रूर स्वभाव का व्यक्ति कैसे जर्मनी का तानाशाह लीडर बन गया? यूरोप के एक प्रबुद्ध देश के शासक और लाखों लोगों का चहेता कैसे बन गया? करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने वाला हिटलर कैसे ईसा मसीह का अवतार बन गया? जानेंगे इस वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 को, जब जर्मनी के पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया के ब्राउन शहर में एक बच्चे का जन्म होता है। ये शहर जर्मनी बॉर्डर के पास ही था। इस बच्चे का नाम एडोल्फ हिटलर रखा गया। इनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार जैसा ही था। इनके पिता का नाम एलोइस हिटलर था, जो कि इनके पिता ने बाद में अपना सरनेम चेंज करके हिटलर रख दिया। इनकी माता, जिनका नाम क्लारा था, वो एक गृहिणी औरतों जैसी ही थी। पिता एक कस्टम ऑफिसर का काम करते थे और उनकी रिटायरमेंट के बाद ये पूरा परिवार ऑस्ट्रिया का एक शहर लिंज में रहने लगे, जहां पर हिटलर का ज़्यादातर बचपन बीता और यहीं पर हिटलर ने पढ़ाई भी की। हिटलर के 4 भाई बहन थे, पर किसी न किसी कारणवश हिटलर के भाई बहन की मृत्यु हो जा रही थी और बचा था सिर्फ हिटलर, जो कि माता पिता का काफ़ी चहेता बन गया। साल 1903 में बीमारी के चलते इनके पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद हिटलर ऑस्ट्रिया शहर की राजधानी ब्राउन शहर में रहने आ गया। हिटलर को कला का विषय पेंटिंग बनाना काफ़ी पसंद था और वो यहाँ के कई कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उसे एडमिशन नहीं मिला। इसके बाद वो फिर अपनी माँ के पास इस लिंज शहर में रहने आ गया। यहाँ पर पढ़ाई करने लगा। अब यहाँ पर एक टीचर थे, लियोपोल्ड पोइट्स। ये बच्चों को इतिहास पढ़ाते थे। ये टीचर हिटलर को काफ़ी पसंद करते थे और हिटलर भी इन्हें काफ़ी पसंद करता था। और ये टीचर कट्टर जर्मन राष्ट्रवादी थे और इनकी बातों ने हिटलर के दिमाग पर गहरा असर डाला। और हिटलर का जहां पूरी जिंदगी ऑस्ट्रिया देश में बीती, वहीं इस टीचर के कारण वो पड़ोसी देश जर्मनी से काफ़ी अट्रैक्ट हो गया और जर्मनी को ही अपना देश मानने लगा। दोस्तों, इसके बाद हिटलर की माता क्लारा की भी कैंसर बीमारी के कारण मौत हो जाती है और हिटलर बिल्कुल अकेला पड़ गया और वो फिर से इसी ब्राउन शहर में रहने आ गया। अब हिटलर के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। अब इस ब्राउन शहर में उसे अपना ध्यान खुद ही रखना था। यहाँ आके हिटलर पेंटिंग का काम करने लगा। पेंटिंग बनाकर लोगों को बेचने लगा और जैसे तैसे करके हिटलर खाने का इंतजाम कर लेता। सोने के लिए वो किसी भी जगह पर सो जाता था, एकदम लावारिस की तरह। 1908 से लेकर 1913 तक इसी ब्राउन शहर में रहता रहा। इस दौरान हिटलर की ये जिंदगी ने हिटलर को काफ़ी कुछ सिखा दिया। अकेलापन, गुमनामी, लाचारी जैसे कई परिस्थितियों को बखूबी पहचानने लगा था हिटलर। इसी दौरान हिटलर ने इतिहास, पॉलिटिक्स, सामाजिक उद्यम जैसी कई किताबें पढ़ी। इन किताबों के पढ़ने के बाद हिटलर को राजनीति भी समझ में आने लगी और वो न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ने लगा और देश में क्या चल रहा है वो जानने लगा। और ये समय देश में वर्ल्ड वॉर 1 की बातें चल रही थी। इस वियना शहर में कई सारे धर्म के लोग रहते थे और इसी दौरान एक जर्मन नस्लवाद, राष्ट्रवाद का आंदोलन हुआ इस ऑस्ट्रिया शहर में। और यहाँ के मेयर कार्ल लोयागर ने एंटीसेमिटिज्म को बढ़ावा दिया। इसमें बताया गया कि यहूदी लोग जर्मनी के उच्च और मध्य वर्गों के दुश्मन हैं और इन घटनाओं ने हिटलर के दिमाग पर गहरा असर डाला। हिटलर को लगने लगा कि देश को बचाना है तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा, लेकिन चित्रकार रहते वो ये सब नहीं कर सकता था। इसलिए हिटलर ने फौज में भर्ती होने का फैसला किया और लिंज शहर में थोड़ी बहुत संपत्ति थी हिटलर की, उसे बेचकर हिटलर तुरंत वियना शहर को छोड़ दिया और जर्मनी के मुनिच शहर में रहने आ गया, क्योंकि जर्मनी से बचपन से ही काफ़ी प्रभावित रहता था हिटलर इस टीचर की वजह से। इसलिए यहाँ आकर हिटलर ने फौज में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा दी, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य के कारण वो फौज में भर्ती ना हो सका। हिटलर जर्मनी के प्रति अपनी वफादारी साबित करना चाहता था, लेकिन ये सब वो नहीं कर पा रहा था। इसलिए हिटलर को काफ़ी सदमा लगा। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जून 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ
और इस युद्ध में जर्मनी भी शामिल हुआ। अब युद्ध के दौरान जर्मनी को एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी। इसी कारण से हिटलर को फौज में भर्ती होने का एक सुनहरा मौका मिल गया। इसके बाद 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद 21 अक्टूबर 1914 को हिटलर फौज में भर्ती हुआ। वहां पर इन्हें डाकिया का काम दिया गया। ये संदेश वाहक के रूप में अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक निभाया। इसके बाद हिटलर ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। उन्हीं में से एक थी बैटल ऑफ सोम्मी। इस लड़ाई के दौरान हिटलर के पास एक विस्फोट हुआ जिसमें उसके बाएं पैर में काफ़ी चोटें लगीं। वो काफ़ी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। जब वो 1917 में ठीक हुआ तो उसका प्रमोशन हुआ और उसे लैंस कॉर्पोरल बना दिया गया। इसके बाद कई मेडल से हिटलर को नवाजा गया। 15 अक्टूबर 1918 की बैटल ऑफ वाइप्रेस की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना ने पॉइजन गैस से हमला किया। इस हमले ने हिटलर को अस्थायी रूप से अंधा कर दिया और फिर से इन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। अब प्रथम विश्व युद्ध ने हिटलर को काफ़ी कुछ सिखा दिया था और हिटलर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। इसके बाद अस्पताल में ही 11 नवंबर 1918 को एक खबर मिलती है और उसे पता चलता है कि जर्मनी युद्ध हार गया और जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना की वजह से हिटलर और काफ़ी जर्मन निवासी काफ़ी परेशान हुए। जिस युद्ध को जर्मनी जीतने वाला था वो युद्ध आखिर हार कैसे गया। जर्मन सेना युद्ध के दौरान काफ़ी मजबूत थी, इसका हारना असंभव है। पर दोस्तों, जो हो गया वो तो हो गया। युद्ध के आखिरी दिनों में जर्मनी का जो राजा था वो जर्मनी से भाग खड़ा हुआ। अब जर्मनी की सत्ता संभालने वाला भी कोई चाहिए था। इसके बाद 28 जून 1919 को एक कैबिनेट मीटिंग की गई जिसमें जर्मनी के राजनेता, मिनिस्टर, आर्मी ऑफिसर जैसे बड़े बड़े लोगों को शामिल किया गया। इस मीटिंग में एक नया संविधान बनाया गया, द वीमार रिपब्लिक। अब ये संविधान जर्मनी के काफी लोगों को पसंद नहीं आया। 28 जून 1980 कठोर और अपमानजनक वर्षा की संधि पर इसी कैबिनेट के लोगों ने साइन कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन मुख्य भूमिका में थे और इन तीनों देशों ने मिलकर काफी अत्याचार किए थे जर्मनी पर। कठोर और अपमानजनक क्यों कहते हैं इस वर्षा की संधि को, आइए इसको समझते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध के पहले ये अलग सा दिख रहा हिस्सा जर्मनी की कॉलोनीज था, लेकिन इस संधि के दौरान इन तीनों देशों ने मिलकर जर्मनी से इसे छीन लिया और जर्मनी को रातों रात तोड़ दिया गया। इनमें से कुछ हिस्सा फ्रांस ने लिया, कुछ डेनमार्क, कुछ पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसे देशों ने हड़प लिया और जर्मनी के लोग रातों रात दूसरे देश के नागरिक बन गए। इस संधि के तहत जर्मनी को अपनी 13% जमीन गंवानी पड़ी और 10% अपनी आबादी खोनी पड़ी। इसके बाद इन तीनों देशों ने मिलकर जर्मनी की सैन्य बल पर भी पाबंदी लगा दी कि वो 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकते। साथ ही जर्मनी अब किसी देश पर कब्जा नहीं कर सकता। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध में जो भी दुनिया को आर्थिक नुकसान हुआ था वो भी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जर्मनी को जिम्मेदार ठहराते हैं और इस युद्ध में दुनिया को जो भी नुकसान हुआ है उसे जर्मनी ही भरपाई करेगा और जर्मनी पर 6.5 बिलियन पाउंड्स का जुर्माना लगाया। दोस्तों, इस अमाउंट को अगर हिंदुस्तान में देखें तो ये 6 खरब 64 अरब 13 करोड़ के आसपास में आता है। मतलब लड़ाई सभी देश मिलकर करे और जुर्माना सिर्फ जर्मनी भरे, वो भी आज के तकरीबन 100 साल पहले। इसलिए इस संधि को जर्मन लोग राष्ट्रीय कलंक मानते थे और हिटलर अब ये फैसला लेता है कि वो राजनीति में जाएगा। यहूदी लोगों के पास रहने के लिए कोई देश नहीं था। अभी वो लोग इजराइल में रहते हैं पर उस समय इजराइल बना नहीं था, इसलिए यहूदी लोग अलग अलग देशों में रहते थे। ये लोग काफ़ी बुद्धिमान, बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोग ही थे। इन यहूदी लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती थी। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन सरकार को पैसों की जरूरत पड़ी तब यहूदी और ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। 2 नवंबर 1917 को बालफोर डिक्लेरेशन हुआ जिसमें यहूदी लोगों को ब्रिटेन सरकार की मदद करनी थी और अगर ब्रिटेन युद्ध जीतेगा तो यहूदी लोगों को पैलेस्टाइन में एक नया देश बना के देगा।
यही बाल्फोर डिक्लेरेशन में तय हुआ। अब जर्मनी युद्ध हार गया था। किसके कारण? ब्रिटेन के कारण, क्योंकि यहूदी लोगों ने ब्रिटेन को काफ़ी मदद किया था। इसलिए काफ़ी जर्मन राष्ट्रवादी लोग इन यहूदी लोगों को ही प्रथम विश्व युद्ध हारने का जिम्मेदार मानते थे। अब यहाँ पर भी यहूदी लोगों का ही हाथ हुआ। इसके बाद कैबिनेट में जो मीटिंग हुई थी जिसमें वर्सा की संधि की गई थी, उसमें भी काफ़ी यहूदी लोग शामिल हुए थे। पहले भी एंटीसेमिटिज्म जैसे बड़े काम कर चुके थे ये यहूदी लोग, इसलिए जर्मन के सभी राष्ट्रवादी लोग इन यहूदी लोगों से नफरत करने लगे। उन्हीं में से एक था हिटलर, और इन सब का बदला भी बराबर लेगा इन यहूदी लोगों से। इसके बारे में हम बात करेंगे। अब वर्सा की संधि और वीमार रिपब्लिक के कमजोर संविधान के कारण जर्मन के कुछ चंद लोग इसका विरोध करने के लिए एक पार्टी बनाते हैं। 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी, हिटलर ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और जर्मन सेना से इस्तीफा दे दिया। धीरे धीरे वो एक विपक्ष नेता की तरह खड़ा हुआ, क्योंकि हिटलर के पास वर्सा की संधि और वीमार रिपब्लिक के गलत संविधान जैसे मुद्दों को लेकर जब हिटलर भाषण देता था तो सारी पब्लिक जोश में आ जाती थी। हिटलर एक गजब वक्ता था, इसका भाषण सुन के भीड़ बेकाबू हो जाती थी। इनका पहला तर्क रहता था कि वर्सा की संधि एकदम अन्याय था, हम जर्मन लोगों के साथ। इस पर साइन द वीमार रिपब्लिक के कैबिनेट मंत्रियों ने किया, इसलिए देखते ही देखते वो इस पार्टी का मुखिया बन गया और कुछ दिनों बाद इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। इसे नाजी पार्टी भी कहते हैं और इसका लोगो भी बदल दिया गया, जो भारत के स्वास्तिक चिन्ह जैसा ही था। तो 1921 से हिटलर ने नाजी पार्टी का नेतृत्व किया और वीमार रिपब्लिक का विरोध करना शुरू किया। इनके कमजोर और कमियों से भरे संविधान को जर्मनी से हटाना और वर्सा की संधि को लेकर हिटलर ने ऐसे ऐसे भाषण दिए कि जर्मन लोग नाजी पार्टी की ओर आकर्षित होने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना के जो अधिकारी लोग थे वो जर्मन सेना और कई जर्मन राष्ट्रवादी लोग नाजी पार्टी में शामिल होने लगे। 8 नवंबर 1923 में विपक्ष पार्टी के भाषण के दौरान नाजी पार्टी के कुछ लोग और हिटलर ने बंदूक चला दिया, जिसके कारण नाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं और हिटलर पर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ और उसे 5 साल की सजा हुई और जेल के अंदर हिटलर ने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम मैन काम्फ रखा गया। अब इन 5 सालों में जर्मनी में क्या क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध के तहत जर्मनी ने काफी कर्जा लिया था और वर्सा की संधि पर भी हर जाने की जिम्मेदारी जर्मनी पर थोप दी गई और जर्मनी को 6.5 बिलियन पाउंड्स का हर्जाना चुकाना था। अब इस दोहरे बोझ के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। इसी कारण 1923 में जर्मनी ने हर्जाना देने से इनकार कर दिया। इसी कारण फ्रांस ने जर्मनी के इस हिस्से को पहले ही वर्सा की संधि में कब्जे में लिया था। इसके बाद फ्रांस ने इस कारवेली पर भी कब्जा कर लिया, जो कि जर्मनी का विशाल कोयला भंडार था। तो इसके जवाब में वहाँ की जो मौजूदा सरकार थी यानी वीमार रिपब्लिक ने नोटों की छपाई करना शुरू किया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा नोटों की छपाई की गई, जिस कारण जर्मनी के पैसों की वैल्यू तेज़ी से नीचे गिरने लगी। जैसे एक यूएसडी डॉलर की कीमत इंडिया में 81 रुपये होते हैं, वैसे ही एक यूएसडी डॉलर की कीमत दिसंबर के महीने तक 9 करोड़ 80 लाख के बराबर हो चुकी थी। मतलब ये कि जर्मनी में पैसों की कोई कीमत नहीं बची थी। एक ब्रेड पैकेट ले जाने के लिए बोरे में भर के पैसा ले जाना पड़ रहा था। बच्चे पैसों के खिलौने की तरह खेल रहे थे। मतलब ये कि जर्मनी मार्क की वैल्यू इतनी गिर गई थी कि जितनी इतिहास में किसी देश की नहीं गिरी होगी। इस कारण जर्मनी में चीज़ों का रेट आसमान को छूने लगा। भयानक मंदी का सामना करना पड़ा जर्मनी को। इसके बाद 1924 में अमेरिका ने जर्मनी को लोन देना चालू किया, जिसके बाद जर्मनी धीरे धीरे स्थिति से बाहर आने लगा। हिटलर अपनी किताब लिख चुका था और वो जेल से रिहा भी हो चुका था। 1925 में हिटलर की ये किताब पब्लिश हुई, पर यह ज़्यादा चल नहीं पाई। इसके कुछ समय बाद इस किताब का दूसरा पार्ट भी पब्लिश किया गया और ये भी ज़्यादा चल नहीं पाई। अब इस किताब में हिटलर ने क्या लिखा, वियना शहर में उसके साथ जो हुआ वो और कई तरह के यहूदी विचारों को विस्तार से लिखा।
जर्मनी के भविष्य के बारे में लिखा। जर्मनी को इस संकट से कैसे बचाया जाए, मैं लीडर बन जाऊंगा तो कैसे वो इस संकट से सभी जर्मन लोगों को बचाएगा और जर्मनी को एक मजबूत देश बनाने के बारे में विस्तार से बताया। पर ये किताबें ज़्यादा चल नहीं पाई। हिटलर की विचारधारा ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाई। पर जब हिटलर तानाशाह लीडर बन गया तो ये मैन काम्फ किताब दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब बनी। तो 1924 से अमेरिका लोन दे रहा था जर्मनी को, तब तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार के गिरने के कारण द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिका की कमर तोड़ दी, जिसका असर पूरी दुनिया भर पर हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा असर जर्मन अर्थव्यवस्था पर हुआ, क्योंकि जर्मन की मौजूदा सरकार वीमार रिपब्लिक अमेरिका के लोन पर ही अपना देश चला रही थी। इसके बाद जर्मनी को लोन देना अमेरिका ने बंद कर दिया। 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद से ही 1929 तक हिटलर की नाजी पार्टी भी काफ़ी प्रचालित नहीं हुई थी। इस समय जर्मनी में 3 पार्टी थी, एक मौजूदा सरकार वीमार रिपब्लिक, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी और तीसरे नंबर पर नाजी पार्टी, जिसे सिर्फ 2.6% ही वोट मिले थे। बाकी 97% इन दोनों पार्टियों को मिले थे। 1929 में फिर से वीमार रिपब्लिक जीत गई, जिसके बाद जर्मनी की हालत खराब होते चली गई। मजदूर या तो बेरोजगार हो गए या फिर उनका वेतन कम होते चला गया और देखते ही देखते 60 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार होते गए। ज़्यादातर जर्मन लोग इस कदर बेरोजगार हो गए कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, और इस कदर रोड पर बोर्ड लेकर उतर गए। कुछ लोग जुआ खेलते थे, कुछ लोग रोजगार पाने के लिए ऐसे लाइन में खड़े रहते थे और कुछ लोग चोरी भी करने लगे थे। यानी जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ते जा रही थी, रोजगार भी खत्म हो गए थे। कुछ लोगों को भूखमरी का डर सताने लगा। जर्मन लोग बेरोजगारी की वजह से एकदम लाचार हो गए थे और यही सोच रहे थे कि काम नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या। और इन सभी परिस्थितियों का जिम्मेदार वो मौजूदा सरकार यानी वीमार रिपब्लिक को ठहरा रहे थे। अब जर्मन लोगों को एक नया लीडर चाहिए था जो जर्मनी को इस आर्थिक संकट से निकाल सके। तो लीडर बनने का थ्रोट शुरू हुआ जर्मनी में, लेकिन हिटलर से मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उसका भाषण देने का तरीका, उनका जोश लोगों को हिला कर रख देते थे। वो भाषण में एक नए जर्मन राष्ट्र की स्थापना करना और वर्षा की संधि जैसे विवादों को बदला लेना जैसा आश्वासन देता रहता था। साथ ही वे बेरोजगारी खत्म करने का आश्वासन देता था। इसके बाद साल 1930 में नाजी पार्टी की जनसंख्या बढ़ने लगी और अब नाजी पार्टी के लोग पूरी जर्मनी में बड़ी बड़ी रैलियां निकालने लगे अपने स्वास्तिक झंडे के साथ। नाजी पार्टी के लोगों ने हिटलर को एक मसीहा, जर्मनी का रक्षक और एक ऐसे लीडर के रूप में प्रस्तुत किया जर्मन लोगों के सामने मानो कि हिटलर ने अवतार लिया हो जर्मनी के उद्धार के लिए। जिस देश को इतना बुरे तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया हो, जिस देश का इतना बुरा शोषण किया गया हो और ऊपर से जो देश इतने भयानक आर्थिक संकट से जूझ रहा हो, उस देश के लोगों को अब हिटलर के भाषण बहुत ज़्यादा आकर्षित करने लगे थे। लोगों को लगने लगा था कि हिटलर और नाजी पार्टी ही उन्हें इस आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकती है। 1933 में फिर जर्मन इलेक्शन हुए, जिनमें नाजी पार्टी यानी हिटलर को 37% वोट मिले। उस समय जर्मनी के राष्ट्रपति थे हिंडनबर्ग। जर्मनी में हिटलर की लोकप्रियता देखकर जर्मन राष्ट्रपति यानी हिंडनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना दिया, जो मंत्रिमंडल में सबसे बड़ा पद था। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने जर्मन संविधान को तोड़ना मरोड़ना शुरू किया और 28 फरवरी 1933 को जर्मनी में मीडिया और सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद हिटलर ने जर्मनी में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको निशाना बनाया। इस पार्टी के सभी सदस्य और नेताओं को जेल में डाल दिया गया।
जिन पर बुरी तरह से अत्याचार किया गया और उन्हीं में से कई लोगों की मौत भी हो गई और धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया हो गया। फिर 3 मार्च 1933 को एक एनाबलिंग एक्ट पास किया हिटलर ने। इस एक्ट से हिटलर बाकायदा जर्मनी का तानाशाह बन गया और सब कुछ नाजी पार्टी के कंट्रोल में आ गया। इस कानून के तहत नाजी पार्टी को छोड़कर बाकी सभी जर्मन पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया। जर्मनी की सेना, अर्थव्यवस्था, मीडिया और न्यायपालिका, इन सब पर हिटलर का कंट्रोल हो गया और सेना को पूर्णतः अधिकार दिया गया कि किसी को भी मारो, उसे देश से निकालो, यहूदियों पर अत्याचार करो, कोई पाबंदी नहीं। और अब नाजी पार्टी एक खूंखार पार्टी बन चुकी थी। ये लोग किसी को भी उठाकर यातना शिविर में भेज देते थे और बिना कोई अपराध किसी को भी देश से निकाल दिया जाता था, क्योंकि इन पुलिस वालों को सभी तरह का अधिकार दे दिए गए थे। फिर 1933 में हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को निकाल दिया। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। इसका काम था दुनिया फिर से प्रथम विश्व युद्ध जैसा युद्ध ना करे, उसे रोकना। लेकिन हिटलर ने लीग ऑफ नेशन को निकाल दिया, यानी अब यदि जर्मनी चाहे तो फिर से ऐसा भयंकर युद्ध कर सकती है। उसे रोकने वाला अब कोई नहीं था। अब हिटलर लीडर बन चुका था। हिटलर ने जो भी सपने देखे थे, यानी नक्सलवाद के, जिनके बारे में मैन काम्प में लिखा था हिटलर ने, उसे पूरा करने का समय आ चुका था। नाजी पार्टी का मानना था जर्मन आर्यन लोग ही इंसान है और यही लोग दुनिया पर राज कर सकते हैं और यही लोग बच्चा पैदा कर सकते हैं, बाकी सब इंसान नहीं और उन्हें जर्मनी समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग नहीं थे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें मार देना चाहिए। उस समय जर्मनी में 52 समाज के लोग रहते थे। उन सभी का रंग रूप के हिसाब से ऊपर नीचे रखा गया। इसमें सबसे ऊपर जर्मन आर्यन और सबसे नीचे ज्यूस यानी यहूदी लोगों को रखा गया। ये लोग नाजी पार्टी के नज़र में सबसे बेकार लोग थे और इन्हीं यहूदी लोगों को जर्मन आर्यन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन माना गया और बाकी सभी समाजों को रंग और रूप के आधार पर इनके बीच में रखा गया। अब जर्मनी एक आर्थिक संकट से जूझ रहा था, इसलिए हिटलर का मानना था कि बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करेंगे तो जर्मनी को भरपूर संसाधन मिलेगा और नए इलाकों में जर्मन आर्यन लोग बसेंगे, जिससे जर्मनी एक शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य बनेगा। फिर नाजी पार्टी ने नक्सलवाद पर काम करना शुरू किया। सबसे ऊपर नॉर्डिक जर्मन आर्यन लोग और सबसे नीचे यहूदी लोग और इन सब के बीच में 50 अलग अलग समाज को रखा गया। अब नाजी पार्टी ने सिर्फ यहूदी लोगों को ही अपना निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिप्सी और अस्वच्छ समाज के लोगों की सबसे पहले जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में पूरी जर्मनी में 5 लाख जिप्सी और अस्वच्छ समाज के लोग थे, जिन्हें नाजी पार्टी ने मरवा दिया। यानी नाजी पार्टी के निशाने पर केवल यहूदी लोग नहीं थे, बल्कि जितने भी निचली समाज के लोग थे वो सभी नाजी पार्टी के निशाने पर थे, जिसमें सबसे बुरा हाल इन यहूदी लोगों का हुआ था, क्योंकि हिटलर और नाजी पार्टी के सभी लोग ईसाई धर्म के लोग थे, जिनके मसीहा थे ईसा मसीह। जस्टिस 2000 साल पहले यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया था। इस कारण कई ईसाई लोगों की नज़र में यहूदी लोग हत्यारे थे। ये लोग धन उधार देके बहुत बड़े पैसे वाले बन गए थे। इस कारण यूरोप में कई सदी से इन सभी यहूदी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहते हैं। तो जर्मनी में जब कभी यहूदी लोगों को मारा जाता था, तब यहूदी लोगों को एक ऑप्शन दिया जाता था कि ईसाई धर्म को अपना लो या तो मर जाओ। लेकिन हिटलर ने ये ऑप्शन भी निकाल दिया। हिटलर की बस एक ही सोच थी कि कैसे भी करके इन यहूदी लोगों को जड़ से खत्म करना है। हिटलर इस मायाजाल को जर्मनी से बाहर निकालना चाहता था, इसलिए 1934 में सारा खेल शुरू किया। सबसे पहले यहूदी लोगों को कभी भी जर्मन लोगों से शादी नहीं करने की बात पर मोहर लगाई। जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज पहनने पर पाबंदी लगाया। यहूदी लोगों को सरकारी नौकरी से निकाल दिया और यहूदी लोगों के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाया गया और यहूदी लोगों की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। फिर नाजी पार्टी ने एक नया नियम बनाया।
जो भी यहूदी लोग जर्मन में रहेंगे उन्हें एक स्टार का सिंबल अपने कपड़ों में लगाना होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये यहूदी लोग हैं। आप देख सकते हैं। और यदि यहूदी लोग इस सिंबल को पहनने से मना करें तो उन्हें मार दिया जाए। और पूरे जर्मनी में जितने भी यहूदी लोग थे उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाने लगा, और इस तरह से जितने भी यहूदी लोग थे उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा किया गया। तो जर्मनी के अंदर ऐसा ही चल रहा था। इसके बाद जर्मनी के बॉर्डर पर एक नया खेल शुरू किया हिटलर ने, वर्ल्ड वॉर 2। दोस्तों इस वीडियो में मैं वर्ल्ड वॉर 2 नहीं बता पाऊंगा। यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो वर्षा की संधि के दौरान जो भी एरिया जर्मनी से छीना गया था उसे फिर से हिटलर ने हासिल किया। इसके बाद जर्मनी और यूएसएसआर ने मिलकर पोलैंड देश पर हमला किया, जिसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ। पोलैंड को हराकर आधी पोलैंड हिटलर के कब्जे में आ गया। इसके बाद पोलैंड के लोगों को अपना घर बार छोड़कर पोलैंड के एक जगह इकट्ठा किया गया। जैसे जर्मनी में यहूदी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया था, वैसे पोलैंड में भी सभी निवासी लोगों को इकट्ठा किया गया। अब इस मैप को देखिए, अलग सा दिख रहा हिस्सा पहले जर्मनी था, लेकिन 1941 आते आते हिटलर ने ज़्यादातर यूरोपीय देशों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1941 में हिटलर ने इस पूरे भाग पर यातना शिविर बनाना शुरू किया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप। इस तरह अनगिनत कॉन्सेंट्रेशन कैंप यानी यातना शिविर बनाए गए और पोलैंड में लोगों को इकट्ठा किया गया था। उन्हें जर्मनी में जो यहूदी लोगों को इकट्ठा किया गया था, उन्हें समाज में जो भी निचली समाज के लोग थे उन्हें इन यातना शिविरों में डाल दिया गया। इस तरह यूरोप के जिन देशों पर हिटलर का कब्जा था उन सभी को ट्रेनों में भर भर के लाया गया और इस यातना शिविर में डाल दिया जाता था। नाजी सेना का मानना था कि इन लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। इन लोगों से कैंप में रात दिन काम करवाया जाता था और खाना भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि नाजी सेना चाहती थी कि ये लोग काम करते करते भूखे ही मर जाएं, और अगर ये काम करते करते ना मरे तो गैस चैम्बर में डालकर जहरीली गैस छोड़कर इन्हें मार दिया जाए। रात दिन काम करके इन लोगों की हालत देखो, इतना भयानक दंड दिया जाता था यहाँ लोगों को। पूरे यूरोप में इन सभी कैंपों को मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों को इस यातना शिविर में डाल दिया गया, जिसमें 1 करोड़ 20 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा 60 लाख यहूदी लोग थे। बाकी यूरोप के जो निचले समाज के लोग थे वो थे। इस घटना को आज द होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं। हिटलर इसे द फाइनल सॉल्यूशन कहता था, यानी इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो दोस्तों इतने सारे गलत काम किया था हिटलर ने, तानाशाह बनकर ना जाने कितने बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस तानाशाह राजा की उल्टी गिनती कब शुरू हुई ये तो आपको विस्तार से किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। कहते हैं अमेरिका के साथ मिलकर कई देशों ने जर्मनी पर हमला किया और हिटलर को हारना पसंद नहीं था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ खुद को गोली मार लिया। शादी के दूसरे दिन इन दोनों की मौत हो गई। ऐसी बातें हैं दोस्तों। बाकी आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।